माता पुत्रो अहम पृथ्विया, कि धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। यानी कि हमारे और पृथ्वी के बीच माता और संतान का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। बागवान साथियों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम समूची वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्राकृतिक कृषि के बारे में, कि किस तरह से हम प्राकृतिक कृषि कर सकते हैं, प्राकृतिक कृषि क्या है, किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स ये देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कृषि है क्या। देखिए, जो भी बागवान है सुनते हैं प्राकृतिक कृषि के बारे में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये चीज क्या है, प्राकृतिक कृषि क्या होती है, किस तरह से की जाती है और हमें इससे फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो जो प्राकृतिक कृषि है उसकी एक परिभाषा है, ऐसी कृषि जिसमें आपकी जेब से कोई भी खर्चा ना हो, उसमें सारी की सारी चीजें प्रकृति के बेस पर ही हो, सारी चीजें प्राकृतिक हो, मानव निर्मित किसी भी चीज का जिसमें इस्तेमाल ना हो, वो कहलाती है प्राकृतिक कृषि। और उसमें आपकी जेब का, यानी कि इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम धरती का दोहन कर रहे हैं, धरती माता को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं, यदि इस कृषि को हम अपना दे तो समझ जाइए कि कृषि, आपकी जो मिट्टी है उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी, वो इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक कृषि कैसे करें। प्राकृतिक कृषि करने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक देसी गाय। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आप धरती की उपजाऊ क्षमता को कैसे नापते हैं। तो इसका उत्तर है, यदि आप धरती की उपजाऊ क्षमता को देखना चाहते हैं तो उसमें माइक्रोब्स देखिए, जितने ज्यादा उसमें माइक्रोब्स की संख्या होगी उतनी ज्यादा धरती आपकी उपजाऊ होती है। तो जो प्राकृतिक कृषि है इसके 5 स्तंभ है, वो है जीवामृत, घन जीवामृत और ह्यूमस, वाफसा और आच्छादन। ये 5 स्तंभ इसके हैं, इसी आधार पर प्राकृतिक कृषि की जाती है। तो जीवामृत और घन जीवामृत बनता है देसी गाय के गोबर से और गौमूत्र से। जो एक देसी गाय है वो आपके 1 बीघा में कृषि करने के लिए काफी है। यदि आपके पास 1 बीघा है तो आपके पास यदि एक देसी गाय भी है तो वो उसके लिए काफी है। और उसका जब आप जीवामृत और घन जीवामृत डालेंगे, फिर उसको जमीन में डालेंगे, सूक्ष्म जीव, उससे क्या होता है, उससे सूक्ष्म जीव नीचे जाएंगे, सॉइल में, मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में सूक्ष्म जीव जाएंगे, तो मिट्टी में वो एक क्या करेगी, जितने भी पोषक तत्व है उसको पौधे को उस अवस्था में पहुंचाएगी, उस फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में पहुंचाएगी जड़ों के पास पौधे के लिए, जो कि मिट्टी में पोषक तत्व अनअवेलेबल फॉर्म में, नॉन अवेलेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब यदि वहां पर सूक्ष्म जीव चले गए, कैसे, जीवामृत और घन जीवामृत से, वो उसको अवेलेबल फॉर्म में बनाते हैं, जिससे कि वहां पर पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। पौधे को जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत भी होती है, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत पौधे को है, वो वहां पर पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ जब आप जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, धरती पर जब वो जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, जो कि देसी केंचुए को बहुत ज्यादा पसंद आती है। देसी केंचुआ एक जीव होता है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये सीधा मिट्टी, इसका कनेक्शन सीधा मिट्टी से है। ये मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी के बहुत नीचे न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का महासागर है, वहां तक ये जाता है, वहां की मिट्टी को खाता है और ऊपर आता है, और जहां पर पौधे की जड़ है वहां पर उस मिट्टी को बाहर निकाल देता है, जिससे कि पौधे को न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ वहां पर आपने जब जीवामृत और घन जीवामृत डाला तो उससे गए मिट्टी में सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव उन न्यूट्रिएंट्स को पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में बनाएंगे। तो इतना अच्छा काम मिट्टी के अंदर हो जाता है इन 2 चीजों से। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा है वापसा। वापसा कैसे बनेगा। वापसा बनने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी के अंदर 50% पानी और 50% जब हवा होती है तो उसके सम्मेलन से वो कहलाता है वापसा। जब ऐसी स्थिति मिट्टी के अंदर बनी हुई है, मिट्टी कैसी होती है, कण होते हैं और उसके बीच जगह होती है जिसे कहा जाता है एयर पॉकेट्स। तो जब वो एयर पॉकेट्स बने हुए हैं और उस एयर पॉकेट के बीच 50% हवा है और 50% पानी है या वाष्प है, तो जब ऐसी स्थिति जमीन, मिट्टी के अंदर बनी हुई है
तो वो वापसा कहलाती है। और जब ऐसी स्थिति वापसा जब मिट्टी में बना हुआ है तो उसमें आपकी फसलें छलांगे मारने लगती है। एक बहुत ही अच्छी अवस्था वो मिट्टी के अंदर बनी हुई होती है, बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था मिट्टी के अंदर बनी हुई होती है, जो कि पौधे के लिए, पौधे के स्वास्थ्य के लिए और पौधे की प्रोडक्शन के लिए, जो भी काम कर रहा है पौधा उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ये अवस्था का होना तीसरा स्तंभ है। ये कैसे बनेगा? ये बनता है जब मिट्टी में केंचुआ छेद करता है तो वो उन छेदों को वर्मी वॉश से लिप देता है, जो कि उसके शरीर से निकलता है। वर्मी वॉश से लिप देगा और जब वो नीचे जाता है तो एक टनल बना करके जाता है। फिर जब नीचे से ऊपर को आता है तो उसी टनल से वापस नहीं आता है, दूसरी टनल बनाता है। इसी तरह से जमीन में बहुत सारे छेद हो जाते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में केंचुए जमीन में काम कर रहे हैं उतने ज्यादा छेद होंगे। और केंचुए का यही काम है, वो निरंतर यही काम करता है, दूसरा उसके पास और कोई भी काम नहीं है। तो वो जब वो टनल बना करके अंदर जा रहा है, छेद बना करके अंदर जा रहा है, तो उस पॉकेट्स में से, उस छेद में से, उस टनल में से जमीन के अंदर पानी भी जाएगा और हवा भी जाएगी। पानी नीचे पहले जाएगा, फिर वाष्प बन करके वो ऊपर आएगा, फिर वहां पर ठहरेगा। 50% पानी भी हो जाएगा और हवा ऊपर से आएगी, जो कि उन सूक्ष्म जीवों को जीने में भी मदद करती है। जो सूक्ष्म जीव है उनको भी जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो केंचुआ इतना अच्छा काम करता है, जमीन में छेद बनाएगा और उससे वहां पर वापसा का निर्माण भी हो जाता है। तो तीसरे स्तंभ की हमने बात कर दी है। अब चौथा है ह्यूमस। जो ह्यूमस है ये एक ऐसी खाद भी कह सकते हैं, ये पौधे के लिए खाद जैसा ही काम करती है। जब यदि मिट्टी में ह्यूमस बन गया तो समझ जाइए कि आपका जो पौधा है वो बहुत ज्यादा अमीर है, उससे कुछ भी देने की आपको जरूरत नहीं है। और ये ह्यूमस बनता तभी है जब आप क्या करते हैं, जब आप वहां पर आच्छादन का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, मैंने चौथा भी यहीं पर कवर कर दिया, आच्छादन। आच्छादन क्या होता है? आच्छादन मतलब अंग्रेजी में से मल्चिंग कहा जाता है और हिंदी में आच्छादन। आच्छादन का अर्थ कि कोई भी प्राकृतिक चीज है, कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है, उसको जब आप जमीन पर बिछाते हैं, उसका बिछावन जब आप जमीन पर करते हैं तो वही आच्छादन कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो आप आच्छादन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक परिपक्व आच्छादन होना चाहिए। उसमें क्या होता है? उसमें होता है जैविक कार्बन। लेकिन जब आप उसको अधपकी यानी कि जब वो छोटा है, हरा, जब वो हरा ही है तभी आप उसे काट देते हैं और उसका बिछावन जब करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उसमें कार्बन तो होता है लेकिन वो पक्का कार्बन नहीं होता है। जैसे ही वो डिकम्पोज होगा तो उससे वो कार्बन जमीन में रुकेगा नहीं, वो बाहर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो फिर क्या फायदा? इसलिए परिपक्व आच्छादन का इस्तेमाल करना है। जब आप उसका इस्तेमाल यूज करेंगे तो उसने अपनी जीवन काल में जितने भी न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक तत्व उसने लिए थे वो भी आपने जमीन में डाल दिए और साथ ही साथ उसमें पाया जाता है जैविक कार्बन और पका हुआ कार्बन। जब वो डिकम्पोज होगा भी तो वहां से उड़ेगा नहीं, वहां पर ठहरेगा। और साथ में आपको और क्या करना है, इसके लिए आपको अपने खेतों में सहयोगी फसल का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे आप सेब लगाते हैं, आप सेब उगाते हैं तो उसके साथ आपको द्विदलीय चीजों का इस्तेमाल कर, द्विदलीय दालें का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्विदलीय दालों में जैसे राजमा आता है, लोबिया आता है और चना है, माश है, इसी तरह के अनेक द्विदलीय दालें। द्विदलीय मतलब जो बीज से आधी आधी हो जाती है, जिसके 2 दाने होते हैं, वो कहलाती है द्विदलीय दालें। इन दालों में क्या होता है, ये दालें क्या करती है, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में 78.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये क्या करती है, उस नाइट्रोजन को ये नीचे खींचती है और अपनी जड़ों में संग्रहित करके रखती है, जो कि बाकी पौधे नहीं कर सकते हैं, केवल द्विदलीय दालें कर सकती है या फिर व्हाइट क्लोवर घास कर सकती है। व्हाइट क्लोवर एक 30 पत्तियां घास होती है, ये भी सेम यही काम करती है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचेगी और नीचे जड़ों के पास संग्रहित करेगी, वहां से मिल जाएगी जैविक नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप प्राकृतिक कृषि को कर सकते हैं। और जो फंगस है उसके लिए आप खट्टी छाछ का इस्तेमाल करें, खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करें, जो कि देसी गाय की होनी चाहिए। और पुरानी लस्सी का आपको यूज करना है। ये किस तरह से करना है इस पर मैं अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ यदि आप चाहे तो। यदि आप चाहते हैं कि किस किस तरह से ये चीजें बनाई जाती है तो आप मेरे YouTube चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। वहां पर मैं मैक्सिमम वीडियो प्राकृतिक कृषि से रिलेटेड ही डालती हूँ, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि जीवामृत कैसे बनाते हैं और घन जीवामृत कैसे बनाते हैं। और बाकी सारे जो नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी,
यदि आपकी ज्यादा डिमांड होगी तो इस तरह से आप प्राकृतिक कृषि को कर सकते हैं। ये तो हुई बात कि आप किस तरह से इसे कर सकते हैं। एक बार हम इसका कंक्लूजन निकाल देते हैं। आपको करना क्या है, एक देसी गाय होनी चाहिए जो क्या करेगी, आप उसके गोबर से जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, और साथ ही साथ जो उसका गोमूत्र होता है उससे कुछ एक कीटनाशक भी तैयार होता है। जो कीट है, इल्लियां है, उसके लिए उसकी अलग विधि है। लेकिन मेन तो आप जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, वो आप मिट्टी में डालेंगे, सॉइल में ऐड करेंगे, जिससे कि मिट्टी में अनगिनत की संख्या में, अरबों खरब, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उतनी संख्या में जमीन में चले जाएंगे आपके सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव क्या करेगी, वो पौधे को पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देंगे, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होने देंगे, जिससे कि आपका खर्चा बच जाता है। जिससे कि आपका खर्चा बच जाता है बाजार से न्यूट्रिएंट्स को, बाजार से सिंथेटिक फर्टिलाइजर को लाने का। एक तो ये। दूसरा, जब आप सूक्ष्म जीव वहां पर डाल रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी तो वहां पर बनना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वहां पर उनके लिए जीवित रहने के लिए, जो सूक्ष्म जीव है उनको जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें होती है। तो उनके लिए ऐसा सॉइल के अंदर इन्वायरमेंट बनाना कि हवा अच्छे से अंदर एंटर कर सके, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर हवा अच्छे से एंटर कर सके। ये कैसे होगा, ये जब आप जीवामृत डालते हो, घन जीवामृत डालते हो, तो उससे केंचुआ भी वहां पर आ जाता है और ये काम केंचुआ भली भांति कर देता है। और तीसरा है वापसा। वापसा कैसे बनेगा, वापसा भी जब आप जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं, उससे केंचुआ आता है, और ये भी हमने समझ लिया है। और जो चौथी चीज है वो है ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है ये भी हमने जान ही लिया है। और पांचवी चीज बताई आच्छादन। और आच्छादन आपको कैसी चीजों का करना है ये भी हमने जान लिया है, और कहाँ पर करना है ये भी जान लिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझसे मिस हो गई थी। आच्छादन है, यदि उसके बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करती हूँ। आच्छादन है, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है नीचे सॉइल में ऐड किया है आपने, और जो केंचुआ है, उनको काम करने के लिए अंधेरा चाहिए। यदि दिन के समय केंचुआ उतना काम नहीं कर पाता है, वो केवल एक ही टाइम काम कर पाता है, केवल रात के समय, क्योंकि उसे काम करने के लिए अंधेरा चाहिए। और सूक्ष्म जीवों को भी जहां पर सन की डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, सूर्य की जहां पर डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, तो वो वहां पर काम करना उन्हें पसंद नहीं है, वो उनके लिए हानिकारक किरणें होती है। जब जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन का सम्मेलन होता है तो उससे निर्माण होता है ह्यूमस का। देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। और जो ह्यूमस है, 1 किलोग्राम ह्यूमस रात में लगभग 6 लीटर पानी को वायुमंडल से, वातावरण से एब्जॉर्व करता है और जड़ों के पास संग्रहित करता है। यदि सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, यदि ड्रॉट कंडीशन है, तो यदि तौलिए में, प्लांट बेसिन में नीचे ह्यूमस बना हुआ है, तो ये रातों रात में, यदि 1 किलोग्राम ह्यूमस है तो रातों रात में ये 6 लीटर पानी को नीचे रूट्स के पास रख देता है, रूट्स के पास पेश करता है, जिससे कि पौधे को ड्रॉट कंडीशन भी नहीं झेलनी पड़ती है। तो ये 5 स्तंभ है। और इसके अलावा रही बात कि यदि हमारे ऑर्चर्ड में या यदि हमारे खेतों में कोई इंसेक्ट आ गए, इंसेक्ट, बहुत से इंसेक्ट होते हैं, पत्तों को कुतरने वाले, फल को कुतरने वाले, जड़ों को कुतरने वाले, अनेक तरह की बाधाएं आती है। फंगस है, फंगस आ गई, पत्तों को गिराने वाली, पत्तों को खराब करने वाली फंगस, फलों को खराब करने वाली। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी प्राकृतिक कृषि में प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक का निर्माण किया जाता है। ऐसे कीटनाशक का जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, दर्शपर्णी अर्क है। इस तरह के अनेक इंसेक्टिसाइड्स है जो हमारे शत्रु कीट है, केवल उन्हीं पर ये घात करते हैं और कुछ नहीं, बाकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यदि आप इसको प्राकृतिक कृषि को करेंगे, पहली बात तो ये कि आपको इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी जीरो लागत कृषि भी इसे कहा जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जो भी कृषि कर रहे हैं, जो भी आप जो जिस भी चीज की बागवानी, किसानी कर रहे हैं, आप वो स्पिरिचुअल तरीके से करें, आध्यात्मिक तरीके से करें, उसमें कोई झूठ नहीं है। कि आप जैसे सेब उगाते हैं, तो जहां पर वो जा रहा है, वो सेब को क्यों खरीदते हैं, वो खरीदते इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
सेब हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और होता भी है, कोई शंका नहीं है। लेकिन यदि आप उसमें केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनकी सेहत पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्राकृतिक तरीके से उसको तैयार करते हैं तो जहां पर वो जाएगा और जब वो उसको खाएंगे तो कितनी दुआएं आपको वो देने वाले हैं। वो कुछ इस तरह से कहेंगे कि कितना अच्छा, जिसके बागीचे से ही आया हुआ है उसकी उम्र लंबी हो जाए। यदि वो इतना भी कह देगी तो सोचिए कितनी सारी दुआएं आपको लग जाती है। सबसे मेन बात तो ये कि हम धरती माता का दोहन होने से बचा रहे हैं। जैसा धरती माता को चाहिए हम वैसा ही कर रहे हैं, और वो भी हमें बदले में अमीर, हमें बदले में कोई कमी नहीं देती है। धरती माता हमें बदले में कोई कमी नहीं देती है। जब हम उसके साथ मित्रता करेंगे तो वो भी हमारे साथ मित्रता करेगी, हमारे साथ दुश्मनी नहीं करने वाली है। तो हमें अपनी मिट्टी के अंदर ऐसा टेम्परेचर बनाना है, हमें अपनी मिट्टी के साथ इस तरह से काम करना है, फिर देखिए रिजल्ट्स आपको चौंकाने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर एक धारणा लोगों के मन में, किसानों के मन में, बागवानों के मन में बनी हुई है कि जब वो पहले स्टार्ट करेगा तब जाके मैं भी उसको फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए यदि आपके पथ पर, आपके राह पर यदि कांटे हैं तो क्या आप पूरी की पूरी रास्ता में कालीन बिछा सकते हैं? नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप बाजार जाइए, बाजार से एक जोड़ी चप्पल या एक जोड़ी जूते लाइए, अपने पाँव में पहनिए और चल दीजिए। ठीक ऐसे ही आपको बागवानी के क्षेत्र में भी करना है। यदि आपको प्राकृतिक कृषि को अपनाना है तो पहले आपको दूसरे का इंतजार नहीं करना है, पहले आपको खुद से स्टार्ट करना है। जब आप खुद से करना स्टार्ट करेंगे और जब आप उसमें सक्सेस पाएंगे, जब आपको उसमें सफलता मिलेगी तो आपको देखकर आपका पड़ोसी भी करने लग जाएगा। और यदि हम धरती माता से इस तरह से व्यवहार करते हैं, उसको इतनी अच्छे तरीके से संवारते हैं, तो इससे हमें भी लाभ ही मिलता है। यदि हम उसके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो ही वो हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएगी। यदि मुझसे दुश्मनी मोल लेंगे तो अब उसका खामियाजा हमको भुगतना भी पड़ता है। और आप देख भी रहे होंगे किस तरह से प्रकृति हमारा विनाश करती है। तो अब फैसला आपको खुद लेना है, डिसीजन आपको खुद लेना है। मेरा काम था आपको उस चीज से अवगत करवाना, जो कि मैं भली भांति आपको करा भी चुकी हूँ। अब डिसीजन मेकर आपको खुद बनना है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार की कृषि को आपको चयन करना है, किस तरह की कृषि को आपने अपनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जरूर हेल्पफुल रही होगी। तो फैला दीजिए इस वीडियो को, हर एक बागवान तक पहुंचाइए, हर एक किसान तक पहुंचाइए, ताकि सभी किसानों को, बागवानों को इस चीज के बारे में पता चल सके। तो आपसे होगी मुलाकात, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।